नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न हल करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको प्रश्नावली 3.1 बता दी है। साथ ही हमने जो दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हैं उनकी सारणी बनाना और उस सारणी की सहायता से ग्राफ बनाना भी सीख लिया है। और मुझे उम्मीद है आपने जो अभ्यास प्रश्न मैंने दिए थे उनको भी आपने हल कर लिया होगा और अब आपका कॉन्सेप्ट लगभग कंप्लीट है। और अब किसी भी टाइप के प्रश्न में आप सारणी भी बना सकते हैं और उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो आज हम प्रश्न ले रहे हैं जिसमें हम दिए गए कथनों की सहायता से सबसे पहले तो हम समीकरण निर्माण करेंगे, उसके बाद में ग्राफ निर्माण करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न मैंने लिया है जिसमें क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ये पहली कंडीशन आपको दे दी गई है। और दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों में मैंने आपको पहले ही कहा था, क्वेश्चन को बहुत ही धीरे धीरे पूरी तरह से समझते हुए आपको पढ़ना है। वो कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। इन्होंने गणित की एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, दो बातें आ रही हैं क्योंकि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसके लिए हमारे पास में दो अननोन होने चाहिए और दोनों अननोन आपको क्वेश्चन से ही मिलेंगे। जैसे यहां पर जो दोनों अननोन हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, वो कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो अननोन हमारे पास में आ गए, एक तो है लड़कों की संख्या, एक है लड़कियों की संख्या। तो शुरुआत हमें क्या करनी है? देखिए, सबसे पहले हमने माना, क्योंकि जब तक हम सवाल को x और y में नहीं लाएंगे तब तक हम ना तो इसका समीकरण बना पाएंगे ना ही हम इसकी सारणी बना पाएंगे। तो माना लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, इन दोनों में से जो आपको ठीक लगे, पहले आप लड़कों की संख्या लेना चाहते हैं तो लड़कों की संख्या ले लीजिए। माना लड़कों की संख्या बराबर तो है x और लड़कियों की संख्या बराबर है y। लड़कों की संख्या x हो गई, लड़कियों की संख्या y हो गई। अब हम समीकरण बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमें कथन सवाल में ही मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, केवल समझना है 10 विद्यार्थियों ने। अब इन 10 विद्यार्थियों में कौन है? कुछ तो लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं? x हैं। लड़कियां कितनी हैं? y है। तो अगर हम पहला समीकरण बनाना चाहें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, वो हमसे इस लाइन में कह रहा है या ये कहना चाहता है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का टोटल कितना है? 10 है। वापस से आप एक बार देख लीजिए, टोटल कितने बच्चों ने भाग लिया है प्रतियोगिता में? 10 बच्चों ने। उसमें से x लड़के हैं, y लड़कियां हैं, यानी इन दोनों को जोड़ने पर टोटल 10 ही आएगा क्योंकि प्रतियोगिता में भाग ही 10 बच्चों ने लिया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब अगर वो आपको कह रहा है ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए, तो फिर दोस्तों हमें इस समीकरण से सारणी बनानी होगी। और सारणी बनाना मैंने आपको बता दिया है। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। सिंपल तरीका भी बता दिया है जिसमें एक बार हम x को 0 रखते हैं, एक बार हम y को 0 रखते हैं। और अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है तो उससे भी x और y में सारणी बनाना मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम यहां से इजी वे में सारणी बना रहे हैं। सारणी बनाने पर, अब देखिए, सारणी जब हम बनाएंगे तो कुछ सवाल तो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, उनमें आप अपनी तरफ से कैसे भी कोई भी मान रखकर आसानी से सारणी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने x की जगह पर 0 रखा, तो अब 0 में क्या जोड़ा जाए कि 10 आ जाए? तो आपने कहा 10, इसलिए आपने y की जगह 10 लिख दिया। चेक किया 0 और 10 कितने होते हैं? 10 होते हैं। ऐसे ही अगर मैं x की जगह पर मान लीजिए 2 रख दूं, आप भी अपनी तरफ से अलग अलग मान रखकर लेकर फिर ग्राफ बनाइएगा। आंसर हमारा एक ही आने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ 0, 2, 3, 4 जो भी लिया है, आप उनके अतिरिक्त भी कुछ लें। 2 ले लिया है तो y का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सब कॉमन सेंस की बात है, आपको कोई रटंत विद्या यहां पर नहीं है, रटना आपको कुछ नहीं है, सब कॉमन सेंस की बात है। 0 रख दिया, 2 रख दिया, मान लीजिए अगर मैं 4 रख दूं
तो y का मान कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। तो इस तरह से आपने x और y में एक सारणी बना ली। अब यहाँ पर आपने ये गौर किया होगा कि मैंने 2 की जगह 3 मान ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 मान भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंफर्म करना हो कि हमने दोनों मान सही लिए हैं तो आप उस समीकरण में रखकर जरूर देखें, और वरना आप 3 मान ले लें, जिससे ग्राफ बनाते वक्त अगर आपसे कोई गलती हो गई है यहां पर तो ग्राफ में वो गलती आपको साफ साफ दिख जाएगी। दूसरी चीज, अब हम लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यानी कि सेकंड जो स्टेटमेंट उसने दिया है, दूसरा जो कथन उसने दिया है, उससे हमें दूसरा समीकरण मिलने वाला है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या, यहां देखिए लड़कियों की संख्या क्या है, y, तो वो आपसे कहना चाह रहा है कि ये जो y है ये लड़कों की संख्या से यानी x से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, यानी y बराबर है x प्लस 4। लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तब जाकर हमें क्या मिलेगी, लड़कियों की संख्या मिलेगी। बहुत ही इजी इक्वेशन है, और इसकी भी हम क्या कर लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। आप डायरेक्ट भी सारणी बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही इजी है। y बराबर आ गया है x प्लस 4, x के मान रखते जाइए, y के मान निकालते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही इजी वे में सारणी बना लेंगे। तो जैसे ये हो गया है x, ये हो गया है y, लेकिन फिर मैं आपको याद दिला दूं, चाहे कुछ भी हो, x पहले y बाद में, चाहे आपने x का मान रखा है, चाहे आपने x का मान निकाला है, चाहे समीकरण कैसा भी है, पहले x का मान है, उसके बाद y का मान आप इन डब्बों में रखेंगे। तो अब मैंने x की जगह मान लीजिए 0 लिख दिया, तो सोचिए y कितना आएगा, 4, 0 प्लस 4 यानी कि 4। मैंने x की जगह पर मान लीजिए 1 रख दिया, तो y बराबर कितना आएगा, 5। मैंने x की जगह पर 2 रख दिया तो y बराबर कितना आएगा, 6। इस तरह से हमें मिल गई है सारणी। अब हमारा अगला काम क्या है दोस्तों, हम इस सारणी से बनाने जा रहे हैं ग्राफ। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ग्राफ में एक बार आपको ग्राफ पेपर पर ही बनाकर बताऊंगा, इसलिए इसका जो ग्राफ है हम ग्राफ पेपर पर बना रहे हैं। जितनी भी सावधानी आपको रखनी है, जो जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो सब मैं आपको बता दूंगा उसमें, तो आप भी उसके हिसाब से ही आगे आने वाले क्वेश्चंस में ग्राफ बनाइएगा। तो हम ग्राफ बना लेते हैं इसका। ग्राफ पेपर में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है कि आपने जो पैमाना लिखा है वो किस तरह से लिखा है। अधिकतर जो विद्यार्थी होते हैं गलती कहाँ कर देते हैं, यहाँ ये पैमाना लिखने में गलती कर देते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो डार्क वाली लाइन आपको ग्राफ कॉपी में दी गई है उन प्रत्येक लाइनों पर आपको पैमाना लिखना है। जैसे यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये मूल बिंदु हो गया है, x अक्ष हमने बना दी है, y अक्ष हमने बना दी है, और इनके लिए हमने डार्क वाली लाइनें काम में ली हैं। और बिल्कुल उसी तरह से आप जब आगे बढ़ेंगे तो जो फर्स्ट डार्क लाइन आएगी वहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर लिखना है। अब डिपेंड करता है पैमाने पर, अगर आपने 1 का पैमाना माना है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखेंगे। अगर आपने 2 का पैमाना माना है तो 2 4 6 8, यानी जिसका भी पैमाना आप मानेंगे उसी का पहाड़ा आपको लिखना है। इधर प्लस में, इधर माइनस में, y अक्ष पर इधर ऊपर प्लस में, नीचे की तरफ माइनस में। तो ये काम आपको करना है। इसके बाद जो बिंदु हमें मिले हैं सारणी में, जैसे पहला बिंदु हमें मिला है 0 पर 10। अब 0 किस पर है, x अक्ष पर, और 10 किस पर है, y अक्ष पर। तो y अक्ष पर अगर आप गौर करें तो जैसे हमने केवल 7 तक गिनती लिखी है, कोई बात नहीं, अगर हमें आगे एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही है तो हम इसे आगे बढ़ा देते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, अगर आगे बढ़ाने पर भी हमारा काम नहीं होता है तो फिर हम या तो पैमाना चेंज कर देते हैं और या फिर लाइन को हल्का सा नीचे खींच लेते हैं। यानी ये जो हमने 4 लाइनें बनाई हैं इससे आप थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। हमें हमेशा देखना ये होता है कि हमारे जो बिंदु हैं वो हमें आसानी से ग्राफ पर मिल जाएं। तो पहला बिंदु आया 0 पर 10 जो हो जाएगा इस जगह पर। तो यहाँ आपको हल्का सा डार्क सर्कल करना है और उसके ऊपर इस तरह से एक सर्कल और बना देना है, और इसके बगल में ही लिख देना है 0 पर 10। ये हमारा पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है 2 पर 8। अब 2
पर 8, यानी 2 किस पर है, x अक्ष पर, ये रहा 2, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 8, इन दोनों की लाइन टच कर रही है यहाँ पर। तो आपने क्या किया, यहाँ थोड़ा सा डार्क सर्कल बनाया और इसे नाम दे दिया 2 पर 8, ये लीजिए। इसके बाद तीसरा जो हमारा बिंदु है वो है 4 पर 6, तो x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर कितना लेना है, हमें 6 लेना है, तो ये आपने ले लिया 6, 4 पर 6। ये 3 बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं पहली सारणी से। अब हमें क्या करना है, स्केल की सहायता से आपको इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है। ये लीजिए, ये आपने स्केल ली, इस तरह से ये तीनों बिंदु एक लाइन में लेते हुए आपने इन्हें मिला दिया और मिलाने के बाद ये जिस समीकरण की लाइन आपको प्राप्त हुई है, जैसे जो समीकरण हमने सॉल्व किया था x प्लस वाई बराबर 10, उसकी ये लाइन है, तो इस लाइन पर आप कहीं पर भी x प्लस वाई बराबर 10 लिख देंगे। इसके बाद सेकंड समीकरण की हम बात करते हैं। तो सेकंड जो सारणी हमें मिली है उसमें पहला बिंदु है 0 पर 4। अब 0 किस पर है, x अक्ष पर, और 4 किस पर है, y अक्ष पर। तो अब 0 पर 4 हमें कहाँ मिलेगा, ये रहा 0 पर 4, इसे मैंने लिख दिया 0 पर 4। अगला बिंदु जो था वो है 1 पर 5, तो x पर 1, y पर 5, यानी बिंदु हमें मिलेगा यहाँ पर, तो आपने इसे लिख दिया 1 पर 5। और जो तीसरा बिंदु था वो था 2 पर 6, तो ये हो गया है 2 और ये हो गया है 6, तो आपने यहाँ पर लिख दिया गोला करके 2 पर 6। तो इस तरह से आपने तीनों बिंदु डिनोट कर दिए और इन तीनों को आपने क्या कर दिया, स्केल से मिला दिया। ये लीजिए, स्केल से हम इसे मिला देते हैं इस तरह से। अब स्केल से मिलाने के बाद अब ये जो लाइन आपको मिली है ये किस रेखा की है, यानी जो समीकरण हमारा था वो था y बराबर x प्लस 4, तो ये y बराबर x प्लस 4 आपने इसी पर लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ विशेष बात क्या है कि अगर इन समीकरण युग्मों का हल अद्वितीय है तो दोनों लाइनें किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा आंसर होगा। अब इस बिंदु के निर्देशांक कैसे देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे x पर कितना है, तो x पर तो है 3, उसके बाद हम देखेंगे y पर कितना है, तो y पर है 7, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 3 पर 7। यानी जो हमने माना था x बराबर आ गया है 3 और y बराबर आ गया है 7। अब हमने x बराबर किसे माना था और y बराबर किसे माना था, x तो माना था हमने लड़कों की संख्या को और y माना था हमने लड़कियों की संख्या को। तो इसके आंसर से हमें पता चला कि उस कक्षा में जो विद्यार्थियों ने भाग लिया है उसमें 3 तो लड़के हैं, 7 लड़कियां हैं। समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं, एक बार ये भी देख लें। क्या दोनों का योग 10 है, बिल्कुल है। क्या लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, बिल्कुल है। तो इस तरह से आपने ये ग्राफ बना लिया। लास्ट में बात हम करते हैं पैमाने की। ये पैमाना आपको प्रत्येक ग्राफ में लिखना है। अब इस पैमाने पर ये लाइनें फिक्स हैं, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। अब बराबर में क्या है, अगर आपने 1 का पहाड़ा लिखा है तो 1 इकाई, अगर आपको 2 के पहाड़ी की आवश्यकता पड़ी है, पैमाना आपने 2 का लिया है तो 2 इकाई, अगर 10 का लिया है तो 10 इकाई, और अगर 100 का लिया है तो 100 इकाई। जैसा भी आप पैमाना लेंगे वैसा आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ग्राफ पेपर पर इन क्वेश्चंस को हल करेंगे और प्रत्येक ग्राफ आप ध्यान रखें पेंसिल से ही बनाना है, ज़्यादा डार्क पेंसिल नहीं रखनी है, पेंसिल को नुकीला रखना है, लाइन पर लाइन यानी ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है। और अगली चीज़, जिस भी बिंदु को आप प्रदर्शित करना चाहते हैं उस पर सर्कल बनाकर उस बिंदु के निर्देशांक ज़रूर लिखने हैं। तो अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने ले लिया है पहले का दूसरा प्रश्न जिसमें आपको 5 पेंसिल तथा 7 कलम यानी पेन, 5 पेंसिल तथा 7 पेनों का कुल मूल्य 50 रुपए दिया गया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य आपको 46 रुपए दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि एक पेंसिल और एक कलम की कीमत क्या होगी। तो दोस्तों वही चीज है, आपको सबसे पहले सवाल में से ये ढूंढना है कि दोनों अननोन कौन से हैं। तो जैसे अगर यहां आप गौर करें तो दोनों जो अननोन राशियां हैं यानी जो हमें ज्ञात करना है वो है एक तो पेंसिल और एक कलम। तो हमने इन्हीं दोनों को माना
एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। ये हमने सबसे पहले मान लिया। सवाल स्टार्ट हमने कर दिया, x और y हमारे पास में आ गया है। तो अब हमें दिए गए कथनों से बारी बारी से कितने समीकरण बनाने होंगे? बिल्कुल 2 समीकरण हमें बनाने होंगे। इसीलिए सवाल में आपको 2 कथन दिए जाएंगे, आपको उसे ध्यान से पढ़ना है। देखिए पहला कथन क्या है। पहला कथन वो दे रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपए। तो इसी से हमने समीकरण बना दिया। क्या समीकरण बनाया? देखिए 5 तो है पेंसिल, 5 पेंसिल है, एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल हो गई 5x रुपए की, प्लस 7 आपने ले लिए हैं पेन, एक पेन y रुपए का है तो 7 पेन कितने के हो गए? 7y के। और इन दोनों का मिलाकर बिल जो बना है वो बना है 50 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है, हमने हमारी तरफ से कुछ नहीं किया है, केवल पेंसिल की जगह पर आपने x काम में लिया है तो 5x हो गया, 7y हो गया और इनका टोटल यानी कि कुल मूल्य बराबर में कितना आ गया? 50 रुपए आ गया। तो ये तो हो गया हमारा पहला समीकरण। सेम इसी तरह से आपने बना लिया दूसरा समीकरण। दूसरे समीकरण में वो कह रहा है कि 7 तो ले लीजिए पेंसिल, 7 तो हो गई पेंसिल, प्लस 5 हो गए पेन और इनका टोटल मूल्य आ गया है 46 रुपए। वापस से कथन को हमारे समीकरण से मिला लीजिए। 5 पेंसिल और 7 पेन कुल मूल्य 50 रुपए, 7 पेंसिल और 5 पेन कुल मूल्य 46 रुपए, ऐसा उसने हमसे कहा है। अब हमें इस कथन से कोई मतलब नहीं है जब तक हम इन दोनों समीकरण युग्मों को हल नहीं कर लेते हैं। अब हल करने के लिए वो आपको शर्त देता है तो आपको वही विधि काम में लेनी है। दोस्तों अभी तक हमने केवल ग्राफीय विधि पढ़ी है, इसलिए हम इन सवालों को केवल ग्राफीय विधि से ही हल कर रहे हैं। लेकिन जब हम और विधियां पढ़ लेंगे और एग्जाम में आपको अगर वो कोई शर्त नहीं देता है तो फिर आप कोई सी भी विधि लगा सकते हैं, सभी विधियों से समान आंसर आता है। ये हम धीरे धीरे जो आगे विधियां पढ़ेंगे उनको पढ़ने के बाद में आपको ये पता लग जाएगा। अभी हमने ग्राफीय विधि पढ़ी है। ग्राफीय विधि के हिसाब से मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। अगर x0 और y0 रखने पर अगर ऐसे मान आए कि आप उन्हें ग्राफ में प्रदर्शित कर सकें तो आप एक बार x0 रख दें, y0 रख दें। लेकिन ये कब करना है? जब x और y के दोनों गुणांकों का आप इस अचर राशि में भाग लगाकर देख लें। जैसे अगर मैं y बराबर 0 रखता हूं तो x बराबर 10 आ जाएगा, अच्छा है, हम उसे ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप x बराबर 0 रखते हैं तो फिर y बराबर गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि 50/7 पॉइंटों में आपको संख्या मिलेगी और उसे हम ग्राफ पर प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे या बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करें? हम यहां से इसका पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करना मैंने आपको बताया है। जिसको अलग करना है, मान लीजिए मुझे x को अलग करना है, क्यों? क्योंकि 5 है और 5 का भाग लगाना आसान होता है बजाय किसके? 7 के। इसलिए मैंने 5x को अलग कर लिया। तो बराबर में मुझे मिला 50 - 7y। और यहां से जब आप x को अलग करेंगे तो 5 का उधर लग जाएगा भाग। अब मुझे x के ऐसे मान ढूंढने हैं या y के ऐसे मान ढूंढने हैं कि कैलकुलेशन करने के बाद में 5 का भाग चला जाए। और ये आपको कॉमन सेंस लगाना है। इसमें कोई आपको बता नहीं सकता है कि नहीं यहां पर 1 ही रखना है, हमेशा जरूरी नहीं है। आप ऐसा मान ढूंढें जिससे बचने वाली संख्या में किसका भाग चला जाए? 5 का भाग चला जाए। तो सबसे पहले तो मैंने सारणी जो बनाई, अब यहां पर हम दोनों काम कर सकते हैं। आप बारी बारी से मान रखकर भी बता सकते हैं या आप डायरेक्ट सारणी भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पर। जैसे हम यहां पर मान रखकर बना रहे हैं। सबसे पहला मान मैंने मान लीजिए रखा, तो y बराबर 0 रखने पर, क्योंकि 0 ही सबसे पहले मुझे दिख रहा है, 0 रखने पर ये सब 0 हो जाएगा और 50 में 5 का भाग आसानी से चला जाएगा। तो y बराबर मैंने 0 रख दिया तो x बराबर हो गया
50 माइनस 0 बट्टे में 5 यानी कि 10। ये पहला मान हमें प्राप्त हो गया। अब दूसरा मान मुझे ढूंढना है। देखिए, तो अब y की जगह ऐसा क्या रखा जाए। अब मान लीजिए अगर मैं y की जगह पर 1 रखता हूं तो 50 में से 7 घटाएंगे, 5 का भाग नहीं जाने वाला है। y की जगह पर 2 रखता हूं तो 50 में से 14 घटाने पड़ेंगे तो भी 5 का भाग नहीं जाएगा। 3 रखते हैं तो 21 घटाने पड़ेंगे, 4 रखेंगे तो 28 घटाने पड़ेंगे, और अगर 5 रखते हैं तो 35 घटाने पड़ेंगे। अब जब आप 35 घटाएंगे तो 5 का भाग आसानी से जा सकता है। इसलिए ये कैलकुलेशन आपको देखनी है कि ऐसा क्या मान रखा जाए कि हमारा काम भी हो जाए और उसे हम ग्राफ पर भी प्रदर्शित कर सकें। तो देखिए, मैंने जो सेकंड मान रखा, अब यहां जरूरी नहीं है कि आपको 5 ही रखना है, आप यहां पर 10 रखकर भी आंसर निकाल सकते हैं। आप अपनी तरफ से ऐसे मान ढूंढें, डिपेंड ना रहें कि मैंने जो रखा है वही आपको करना है, आप अपनी तरफ से भी आंसर ढूंढें। तो मैंने यहां पर y बराबर कितना रख दिया, 5 रख दिया। y बराबर 5 रखने पर, अब y बराबर जैसे ही आपने 5 रखा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया हमारे पास में 50 माइनस, मैं डायरेक्ट 35 लिख रहा हूं इसे, बट्टे में 5। 50 में से 35 गए, 15 बच गए, 15 में आपने 5 का भाग लगाया, कितने बच गए, 3 बच गए। तो 2 मान हमने निकाल लिए हैं। आप चाहें तो तीसरा मान भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 मान से भी आप ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन आपके दोनों मान एक्यूरेट होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 मान निकालकर आप ग्राफ बनाते हैं तो गलती पकड़ में नहीं आएगी। 3 मान अगर आप निकाल लेते हैं तो गलती आसानी से पकड़ में आ जाती है, अगर कहीं पर हुई है तो। अब हम यहां चलते हैं। इसका हमने क्या किया, यहां पर वापस वही बात है, या तो आपको x को अकेला करना है या y को अकेला करना है। अब जैसे इधर मैंने आपको x को अकेला करके बता दिया क्योंकि उसका गुणांक 5 था, इधर भी आप चाहें तो y को अकेला कर सकते हैं क्योंकि इसका गुणांक 5 है। और अगर आपको लगे कि नहीं हम तो 7 वाले को अकेला करेंगे तो कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा फर्क किस चीज का पड़ता है दोस्तों, आपको ये कैलकुलेशन आती है या नहीं। आप किसी को भी अकेला करें, आपका पक्षांतरण सही होना चाहिए और आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने यहां पर देखिए इसे चेंज कर दिया। मान लीजिए आप x को अकेला कर रहे हैं तो ये हो गया 46 माइनस 5y बट्टे में 7, क्योंकि आपने किसको अकेला किया, x को अकेला किया है। तो 5y इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया, 7 यहां गुणा हो रहा है इसलिए उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब हमें मान रखने हैं और ऐसे मान रखने हैं किसके, y के। तो y बराबर आपको ऐसा मान रखना है कि जो भी बचे उसमें किसका भाग चला जाए, 7 का भाग चला जाए। अब ये सोचना आपका काम है। जैसे अब अगर y बराबर मैंने 0 रखा, मान लीजिए 0 रख दिया, तो 0 रखने पर 46 बचेगा और 46 में 7 का भाग लगाना, पॉइंटों में आंसर लाना है, और पॉइंट जहां आ गए वहीं ग्राफ में आपसे गलती हो सकती है। तो छोड़ दीजिए, y बराबर 0 नहीं रख रहे, y बराबर अगर 1 रखते हैं तो 46 में से मुझे 5 घटाने पड़ेंगे, कितने बचेंगे, बिल्कुल 41 बचेंगे, और 41 में भी 7 का भाग नहीं जाने वाला है। तो 2 रखकर ट्राई करते हैं। आपने यहाँ 2 रखे तो 46 में से आपको 10 घटाने पड़ेंगे, 36 बचेंगे, और 36 में भी 7 का भाग नहीं जाता है, तो हम इसे भी नहीं रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमने 3 रखा तो 5 इंटू 3 हो गए 15। 46 में से 15 अगर आप घटाते हैं तो आपको मिलते हैं 31, और 31 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब आप y बराबर 3 भी नहीं रख सकते हैं। इसी तरह से आपको 4 रख के देखना है, 5 रख के देखना है। ये कैलकुलेशन है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने 0 रखा तो 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। अगर आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर 5 से आ सकता है तो आप डायरेक्ट 5 रख दीजिए। जैसे यहां हम y बराबर 5 रख कर देखते हैं। y बराबर 5 रखने पर, अब जैसे ही आपने यहां पर y बराबर 5 रखा तो x बराबर आपको मिलेगा 46 माइनस 25, 5 इंटू 5 बट्टे में 7। अब 46 में से आपने 25 माइनस कर दिए तो अब हमारे पास बच रहे हैं 21, और 21 में 7 का भाग लगाना आसान है। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसका मतलब y बराबर 5 रखने पर x बराबर आ रहा है 3। पहला मान हमें मिल गया। अब हमें ढूंढना है दूसरा मान। y बराबर 5 तक हम पहुंच चुके हैं।
0 पर आंसर नहीं आया, 1 2 3 4 तक आंसर नहीं आया, 5 पर आया है, तो एक बार आप 10 रखकर ट्राई करें, या आपके हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप रखकर ट्राई करें। और ज़्यादा आगे भी नहीं जाना है। आप जैसे 10 तक पहुंच गए हैं तो इसके बाद ज़्यादा आगे नहीं जाना, फिर आप माइनस में जाने की कोशिश करें, और माइनस में जाने से अगर हमें आंसर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप माइनस का मान रख के देखें। जैसे ये 46 है, अगर मैं यहां y की जगह पर -2 रख दूं, अगर मैंने यहां पर y की जगह पर -2 रख दिया तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस का, और 46 और 10 कितने हो जाएंगे? 56, और 56 में आप 7 का भाग आसानी से लगा सकते हैं। इसलिए मैंने y बराबर -2 रख दिया, तो x बराबर आपको मिला 46 माइनस, मैं डायरेक्ट प्लस का 10 लिख दूं, समझ में आ जाएगा। 5 है माइनस का, y आपने रखा है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 दूनी कितने हो गए? 10 हो गए, और बट्टे में कितना है? 7, तो कितना आएगा? 8। इस तरह से आपने दोनों के समीकरणों में 2-2 मान रखकर आपने रख लिए हैं, और अब इनसे हमने बना दी है सारणी। तो देखिए सारणी क्या बनेगी पहले समीकरण की। वैसे तो आपको सारणी इसके नीचे ही लिखनी है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं उस तरफ सारणी बना देता हूं। पहली सारणी तो आपको मिली, पहले समीकरण की जो सारणी है वो आपको मिलेगी x और y। आपने मान किसी का भी रखा हो, मान किसी का भी आया हो, जो मान रखा है वो उसके डब्बे में, जो मान आया है वो उसके डब्बे में, लेकिन x पहले y बाद में हमेशा। आपने यहाँ y बराबर 0 रखा, तो यहाँ y बराबर 0, और x का मान आया है 10, इसलिए आपने यहाँ रख दिया है 10। आपने यहाँ y बराबर 5 रखा, x बराबर आया 3, तो y के जब y वाले डिब्बे में 5 और x वाले डिब्बे में 3। इस वाले समीकरण की अगर हम बात करें, इसकी भी सारणी बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। आपने यहाँ y बराबर 5 रखा, तो x बराबर कितना आया? 3। आपने यहाँ y बराबर -2 रखा, तो x बराबर आ गया 8। अब दोस्तों आंसर तो आप इन सारणियों से ही बता सकते हैं। कैसे? जो कॉमन मान हैं अगर वो आपको दिख रहे हैं वही हमारा आंसर है। वैसे तो आपको इसके आगे इसका ग्राफ बनाना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उस क्वेश्चन का ग्राफ बताया है, वैसे आपको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद दोनों जो रेखाएं हैं जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा आंसर होगा। लेकिन उसे टैली करने का तरीका क्या है? यहां देखिए, इन दोनों सारणियों में जो कॉमन मान आपको दिखता है वही हमारा आंसर है। यहां पर अगर आपने बिंदु बनाया 10 पर 0, 3 पर 5, यहां बन रहा है 3 पर 5, यहां भी 3 पर 5 है, यहां भी 3 पर 5 है, इसका मतलब आंसर तो हमारा यही है। तो ग्राफ जब आप बनाएंगे तो जो दोनों लाइनें हैं वो कहां पर टच करेंगी? 3 पर 5, इस बिंदु पर टच करेंगी। यानी x बराबर आ जाएगा 3, y बराबर आ जाएगा 5। तो एक पेंसिल का मूल्य तो हो जाएगा 3 रुपए, और एक कलम यानी पेन का मूल्य हो जाएगा 5 रुपए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप तरीके से पूरा बढ़िया ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो लगभग 6 अंक का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको तरीके से ही करना होगा। तो इसके बाद अब हम एक प्रश्न ऐसा ही और ले लेते हैं। ये अभी हमने पहले प्रश्न का पहला और दूसरा किया है, अब हम आपकी बुक का 5वां प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि वो इसी टाइप का है। इसके बाद अगले वीडियो में हम दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी कर लेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो के लिए अब जब इस टाइप के प्रश्न चल रहे हैं तो इसी टाइप के प्रश्न हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो मैं ले रहा हूं 5वां प्रश्न। इस प्रश्न में आपको एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई के बारे में प्रश्न किया गया है। देखिए प्रश्न क्या है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें सबसे पहले तो हमें यह ढूंढना है कि दोनों अननोन जो वेरिएबल है, जो चर राशियां हैं जिनका मान हमें ज्ञात करना है वो कौन कौन सी हैं। तो यहां अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो बाग की लंबाई और बाग की चौड़ाई, ये दोनों क्या हैं? चर हैं जो हमें सबसे पहले मानने हैं। तो आपने आंसर स्टार्ट किया और सबसे पहले हमने ये माना कि लंबाई बराबर तो है x, अब मीटर लगा देते हैं क्योंकि बात मीटर में चल रही है इसलिए, तथा चौड़ाई
y मीटर। ये तो हुई बात चर की, यानी वो दोनों चीजें हमने मान ली हैं। यहां लंबाई और चौड़ाई की बात चल रही है, इसलिए हमने लंबाई भी मान ली है और चौड़ाई भी मान ली है। इसके बाद अब हम कथनों को ढंग से पढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। देखिए, वो कह रहा है एक बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बाग की लंबाई यानी कि x किससे, चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है। समीकरण बना रहे हैं इसलिए हमने मात्रक छोड़ दिए हैं। लास्ट में जब हम आंसर लिखेंगे तो वापस मात्रक काम में ले लेंगे, लेकिन समीकरण बनाते वक्त हम मात्रक छोड़ देते हैं। तो पहला समीकरण बन गया x बराबर y प्लस 5। ये हो गया है फर्स्ट इक्वेशन पहले कथन से। अब दूसरे की अगर हम बात करें, क्योंकि आपको पता है हम कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो दो तो चर होने चाहिए और दो ही क्या बनेंगे, समीकरण बनेंगे। तो दूसरा समीकरण कहां है, देखिए ये कह रहा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग है, इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दी है। इजी वे में अगर आप समझें तो ये मान लीजिए कि ये बाग है, इसकी ये लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है। ये तो है इसकी लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। अब अगर लंबाई चौड़ाई दी गई है तो डेफिनेट ये एक आयत है और आयत का आपको दिया गया है अर्ध परिमाप। पहले तो हम बात करें परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है, कोई भी समतलीय जो आकृति है अगर आप उसका परिमाप निकाल रहे हैं तो उसका सीधा सा सिंपल सा मतलब होता है कि आप उसके एक बिंदु से स्टार्ट करें चलना और घूमते हुए वापस उसी बिंदु पर आ जाएं, तो वो कहलाता है उसका परिमाप। यहां बात चल रही है अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप का मतलब आपको आधी दूरी तय करनी है, तो आपने यहां से चलना चालू किया, यहां पहुंचे और यहां पहुंच गए, तो ये हो गई इसकी आधी दूरी। अब इस आधी दूरी में आपने क्या क्या तय किया है, देखिए आपने एक बार तो लंबाई तय की है और एक बार आपने चौड़ाई तय की है। यानी क्वेश्चन के अनुसार वो जो कह रहा है अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर, तो हमारे हिसाब से अर्ध परिमाप क्या हो रहा है, लंबाई हमने ली है x, चौड़ाई हमने ली है y, तो यानी आपने x प्लस वाई बराबर 36, इस तरह से आपने अर्ध परिमाप तय किया है। तो दो समीकरण हमारे पास बन गए, एक तो बन गया है x बराबर y प्लस 4 और एक बन गया है x प्लस वाई बराबर 36। अब इन दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे, हम बना लेंगे सारणी। जैसे इससे अगर आप सारणी बनाते हैं, अब जो इजी क्वेश्चंस हैं उनमें आप डायरेक्ट भी सारणी बना सकते हैं, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। और अगर आप चाहें तो कंटिन्यू 1 2 3 इस तरह से लिखकर भी सारणी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर ये सारणी बनाई। अब आप 2 मान निकालते हैं तो भी ठीक है, अगर आप 3 मान निकाल लेते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। ना तो आपको इसके एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाले हैं, ना कोई नंबर कटने वाले हैं, इसलिए आपको जैसा ठीक लगे। अगर आपको लगे कि सारणी आसानी से बनाई जा सकती है तो 3 मान जरूर लिखें। आपने x बराबर y प्लस 4 है, y की जगह पर 0 रखा तो x बराबर 4 आ गया, y की जगह पर 1 रखा तो x बराबर 5 आ गया, y की जगह पर 2 रखा तो x बराबर 6 आ गया। सिंपल है, जो भी y होगा उसमें 4 जोड़ते जाइए, आपको x मिल जाएगा। तो ये आपने बना ली सारणी। अब उधर हम सारणी की जब बात करते हैं तो दोस्तों यहां सारणी बनाने से पहले आपको अपने ग्राफ का पैमाना भी देखना है। पैमाना देखे बिना अगर आपने सारणी बना दी तो ग्राफ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए x प्लस वाई बराबर 36 है। अगर मैं इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करूं तो आगे यहां से आप चाहे x का मान निकालें चाहे आप y का मान निकालें, दोनों में ही आपको 36 में से माइनस करना पड़ेगा। तो अब y के ऐसे मान मुझे रखने हैं कि हम ग्राफ में भी प्रदर्शित कर सकें और x के ऐसे मान आए जिनको भी ग्राफ में प्रदर्शित करना आसान हो। यानी y के छोटे मान नहीं रखने हैं। मान लीजिए आपने y बराबर 0 रख दिया तो x बराबर कितना आ गया, 36। अब इस सारणी के हिसाब से अगर आप 36 को प्रदर्शित करने लगे तो 36 प्रदर्शित करने के लिए आपको लंबा चौड़ा पैमाना चाहिए और लाइनें भी बहुत ज्यादा चाहिए, जो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए हम यहाँ पर x और y के ऐसे ही मान रखेंगे कि अगर हम 2 का पैमाना ले लें
या 4 का पैमाना ले लें, क्योंकि 2 का पैमाना लेना भी आसान है। आपको 4 बताना है, 5 बताना है, 6 बताना है, तो 2 के पैमाने में भी आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहां पर हम वही मान रखने वाले हैं जो 2 के पैमाने में आसानी से आ जाए। जैसे मैंने यहां पर y बराबर रख दिया 18, तो x बराबर भी कितना आ गया 18। अब जब आप 2 का पैमाना लेंगे तो आपको कितनी लाइनें चाहिएंगी, 9 लाइन चाहिए, आपको आसानी से मिल जाएगी। दूसरा अगर हम देखें, मैंने y की जगह पर रख दिया, मान लीजिए 18 से थोड़ा सा बढ़ाकर रख दिया 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 16। इधर बढ़ाते जाएंगे तो उधर घटता जाएगा। मान लीजिए अगर आपने यहां रख दिया 16, तो यहां कितना आ जाएगा 20। तो इस तरह से अब आपको बना लेना है इन दोनों का ग्राफ। ग्राफ बनाने का काम आपको ही करना है। पैमाना मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही आप ग्राफ बनाएंगे तो पैमाने पर आप 2 का पहाड़ा लिखें, आसानी से इन बिंदुओं को प्रदर्शित करें और उसके बाद ये देखें कि दोनों ग्राफ यानी कि दोनों जो लाइनें हैं वो किस बिंदु पर टच कर रही है, वही हमारा आंसर होगा। जहां x का मान तो होगा इस बाग की लंबाई और y का मान होगा इस बाग की चौड़ाई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए यही प्रश्न ले रहे हैं। अगले वीडियो में हम जो बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं वो हल करेंगे। साथ ही आपके अभ्यास के लिए भी 1-2 प्रश्न मैं अभी और दे रहा हूं, वो भी आप करने का पूरा प्रयास करें, प्रयत्न करें। नहीं आ पाता है कमेंट करें, आ जाता है तो भी कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि किन किन को कौन कौन सी प्रश्नावलियां समझ में आ रही हैं। साथ ही दोस्तों अपने जो फ्रेंड्स हैं जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उनको भी वीडियो का लिंक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू।